हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 को सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड क्लास जो क्लास 6 की है एनसीईआरटी, उसमें हम चैप्टर आज फोर्थ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आज जो चैप्टर है फोर्थ और फिफ्थ हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको परफेक्ट तरीके से आ रही होगी, क्योंकि पिछली जो वीडियो है उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही थी, इसीलिए आप इसमें भी बता दीजिएगा कि आवाज़ परफेक्ट आ रही है या नहीं, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत इजी पड़ेगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है, मतलब कि इससे कुछ तो रिलेवेंट है, तभी इसका एक अन्य नाम रखा है। क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य खोजे जा रहे थे, तो हड़प्पा ही नामक स्थान से ही सर्वप्रथम 1921 में यहाँ से सिंधु सभ्यता के बहुत साक्ष्य मिले हैं। इस कारण से इसको अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता जोड़ा गया है, ठीक है। आरंभिक जो नगर हैं यहीं से खोजे गए हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा था, ठीक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें एवं चीज़ें कहते हैं। मतलब कि आसपास जितने भी स्थान मिले होंगे उसी को इसमें भी जोड़ लिया गया कि हाँ, ये हड़प्पा स्थल के वस्तु या स्थान है, ठीक है। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया और जो चीन की है पीली जो सभ्यता है, ये सब हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समकालीन मानी जाती हैं और उसकी तुलना भी की जाती है कि हमने इनसे सीखा या इनने हमसे सीखा। जैसे मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बहुत तुलना की जाती है, हमने पढ़ा भी है। और जिसमें क्या रहता है कि इसके जो कुछ मंदिर वगैरह हैं उनकी आकृतियों को देख के लगता है कि जैसे सिंधु सभ्यता की भी वही इन्होंने कॉपी की है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सिंधु सभ्यता में मंदिर जैसी चीज़ों का अस्तित्व नहीं पाया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हड़प्पा है वो किस स्थान पर है? तो ये पंजाब के पाकिस्तान में है, ठीक है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। पहले तो क्या किया था इन्होंने, बहुत सारी ऐसी ईंटें निकाल ली हैं कुछ स्थलों की। मतलब पहले गौर नहीं करते, पहली बार में कोई चीज़ें जैसे हमें मिली तो हम इस चीज़ का कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि इसके पीछे कुछ हो सकता है। तो इन्होंने बहुत सारी रेलवे लाइन बिछाई हैं, जिसमें से बहुत से स्थानों पे इन्होंने ईंटें निकाल के वहाँ की वस्तुएं निकाल के यूज़ कर ली। लेकिन जब ये बहुत मात्रा में मिली तो पंजाब में रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तभी की ये घटना है, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम गौर किया था। मतलब इससे पहले भी उन्हें मिली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने अब सोचा कि कुछ हो सकता है, तब ये चीज़ जुड़ी, ठीक है। जुटे इंजीनियर को अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से 1000 ईंटें उखाड़ ली। यही मैं बता रही हूँ आपको। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। मतलब हमें और जो साक्ष्य मिल सकते थे वो इसके मतलब अब इन्होंने निकाल ली, तो उसमें हमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसा है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो हमें एग्जाम में यही देखना है कि उसमें सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इन पे हमें सबसे ज़्यादा गौर देना है। क्योंकि देखो 4 फैक्ट यदि हम पे बन भी रहे हैं और उसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है और हमने सही वाले 3 टिक कर दिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन की हेडिंग पढ़नी है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये तो सही बात है, ठीक है। क्योंकि जैसे धौलावीरा है, कालीबंगा है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसमें हमने देखा था कि जैसे वो 3 पार्ट्सों में डिवाइड थे। जैसे चंदोदड़ो हो गया, इस तरीके से धौलावीरा हो गया, है ना।
सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा और लेकिन ऊंचाई पर पश्चिमी भाग, मतलब कि ये दुर्ग की बात चल रही है। पश्चिमी भाग छोटा जरूर होता था लेकिन ऊंचाई पर, मतलब ऐसे लोग होते थे जैसे अभी वर्तमान स्वरूप में जब हम जैसे ही वैदिक या उत्तर वैदिक काल पढ़ने लगते हैं तो उसमें जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, तो ये उसी प्रकार से इन्होंने भी बांट लिए थे। तो पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले स्थानों पर, मतलब शिल्पी लोग रहते थे, आम जनता रहती थी। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि हम इनको बार बार पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप तीनों में कंफ्यूज होंगे। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। चलो इसमें तो हमने आंसर देख लिया कि डी गलत है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा है कि कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। इससे पहले यदि हम गौर नहीं करते तो हमें लगता कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, ईंटें ही तो थी, लेकिन इसमें देख लेते हैं हम डिटेल्स में क्या कह रहे हैं। क्योंकि इन दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ना कि कच्ची ईंटों की। ठीक है, ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद भी उनकी दीवारों से खड़ी रहीं, तभी तो हमें साक्ष्य मिल पाए हैं, वरना हमें मिलते कैसे। ठीक है, दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार की चिनाई की जाती थी। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जो पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, नहीं है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह भी इनकी खोज कर ली गई थी, मतलब इन्होंने इतना दिमाग लगा लिया था। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरों का कोई इस तरीके से इधर साक्ष्य नहीं मिला। धौलावीरी जगह पे मान सकते थे, लेकिन हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि स्नानागार को भरने के लिए कुएं बनाए जाते थे। ठीक है, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष प्रकार की अब मोहनजोदड़ो ही एक प्रकार की जो मूवी है उसमें हमें दिखाया गया है। ठीक है, इन लोग क्या करते थे, इस तरीके का बनाते थे और चारों तरफ ये मान लो इधर से सीढ़ियाँ, इधर से सीढ़ियाँ, और ये रूम बना लिए जाते थे और इसको भरने के लिए थोड़ा दूर कुआं बना दिया जाता था। ठीक है, और इसमें जो परत चढ़ाई गई थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कहीं कहीं मैंने ये चीज़ देखी है, लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसमें भी लिखा है प्लास्टर। ओके, क्वेश्चन 5, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा भी बड़ा स्थल है, मोहनजोदड़ो और लोथल तो है ही क्योंकि बंदरगाह है एक प्रकार का, तो मिलेंगे ही। इसमें भी जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें लोथल भी होना चाहिए नहीं, तो आप इसको मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं कि बंदरगाह जैसे स्थान में भंडारगृह होना भी कितना आवश्यक है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। ओके, कहाँ कहाँ से मिले हैं अग्निकुंड? पहले सबसे पहले हमें इनको लिख लेना है कि कहाँ कहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। एक तो कालीबंगा, दूसरा लोथल। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं। शायद यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे इन लोगों की संभवता, क्योंकि कालीबंगा से ना जो अग्निवेदी होती है पूजा करने के लिए वो भी मिली हुई है, तो इस कारण से इनका मतलब इस तरीके से सोचना है कि शायद यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे। और नीचे क्या लिखा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। हड़प्पा जैसे स्थानों में ये जो भंडार गृह या अन्नार गृह है ना, ये तो 6-6 की पंक्ति में मिले हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके, डिटेल पढ़ ली हमने। क्वेश्चन 6 को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ओके, किन किन स्थानों पे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध में, हाँ हमें मिला है। सिंध में मोहनजोदड़ो। गुजरात में भी कौन कौन सी जगह है, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोथल, रंगपुर वगैरह, धौलावीरा वगैरह, धौलावीरा नहीं, लोथल और रंगपुर जैसे स्थान इधर पे मिले हैं। राजस्थान में भी हमें जैसे कालीबंगा वगैरह मिला है। हरियाणा में भी हमें बनावली मिली है, जैसे पंजाब जो भारत की, उसमें भी बहुत सारे स्थान मिले हैं। तो ये सारे के सारे
स्थान हमें मिले हुए हैं। ठीक है, दैमाबाद तक इसका विस्तार है साउथ में, यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अब हम इसके विस्तार पर भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ये दो स्थान ये यहीं से मिले हैं। ठीक है, और भारत के गुजरात में जैसे कि चलो धौलावीरा भी है, इसी में लोथल भी है, रंगपुर भी है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थान इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में है, पंजाब में भी बहुत सारे स्थान मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर, हाँ इसमें क्या ये इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के क्या थे, लाल बर्तन थे, लाल बर्तन, और उसमें काले कलर की जो चित्र बनाए जाते थे। कभी कभी आपको कंफ्यूज करना होगा ना, तो स्टेटमेंट इसको घुमा देगा कि नहीं काले बर्तन थे और लाल में चित्रकारी करी जाती थी, नहीं, तो लाल बर्तन थे और काले में चित्रकारी करी जाती थी। ठीक है, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे उपकरण जैसे ब्लेड आदि बनाए गए, लेकिन ये क्वेश्चन इसकी बात नहीं चल रही है, स्थानों की बात चल रही है। ओके, अब हम क्वेश्चन 7 को देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे, ये बात सही है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं होते थे, ये हमने पढ़ा है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई की जा सके। नहीं, इनको खुला नहीं रखा जाता था, इनको देखो ऐसे ग्रिड पैटर्न में तो बनाया जाता था इनकी सड़कें। ठीक है, वहीं हर घर से एक नाली जाती थी, छोटी छोटी नाली जाती थी, और एक बृहद नाली में इन लोग मिल जाते थे नाली, और इनको ढक्कन भी रहता था इनको मतलब कवर करने के लिए, और समय समय पर जब इनकी सफाई की जाती थी उस ढक्कन को हटाकर, मतलब कि कवर को हटाकर इनको साफ कर दिया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह जा सके। हाँ, ये तो ठीक है, ये कथन स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सी। अब इसमें देख लेते हैं इसका विस्तार क्या है, डिटेल्स में क्या लिखा है। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे, मेन होल, जिससे मतलब जैसे ढाक दिया, अब उसको निकालेंगे जब कचरा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके जरिए देखभाल की जा सकती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, मतलब एक छोटी छोटी नालियाँ और फिर मेन नाली से जुड़ जाती थी, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। यहाँ के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ मार्ट को देख लेते हैं। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। ओके, शासक वर्ग लिखा है इसमें। और लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये तो कथन सही है। और शासक और नगरवासियों द्वारा भी व्यापार किया जाता था, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना, क्योंकि देखो हमने जहाँ तक देखा है सब नगर हैं, मतलब जैसे हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, इन नगरों में भंडार गृह पाए गए हैं, ग्रिड पैटर्न में इनकी सड़क पाई गई है। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इन लोगों का मतलब आपस में कनेक्शन नहीं होगा, कोई एक वर्ग होगा जो इन चीज़ों के लिए मतलब उत्तरदायी होगा, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया होगा। तो खास इमारतें बनाने की योजनाएं जो शासक वर्ग है उन्होंने की, हाँ कोई तो होगा। ठीक है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। अब ये तो वास्तविकता है ना, कहाँ रहेंगे वरना। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये सब सही है स्टेटमेंट। इसका डिटेल देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है, क्या क्या हमें पॉइंट अलग से मिल सकते हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुड़े रहने वाले लोग यहाँ के शासक वर्ग थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है, इनकी एक वो भी है, क्या बोल सकते हैं, एक सूची की कहाँ से कौन से देशों से क्या क्या चीज़ें मंगवाई जाती थी। यदि इसमें नहीं लिखा होगा तो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ शासक और नगरवासी व्यापार करते थे, सभी करते थे, मतलब शासक और नगरवासी। अब नगरवासियों में शिल्पियाँ हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, सभी अंतर्गत आ सकते हैं। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक भी होते थे, शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। ठीक है, ओके, इनकी हमें चीज़ें मिली तो हैं कि हाँ इन्होंने लिखा है, बट पढ़ा तो अभी तक नहीं गया है।
शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों पर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। और ये उद्योग कहाँ मिला है, चंदे छोड़ो, ठीक है। लिपस्टिक जैसे उद्योग मिले हुए हैं, पाए गए हैं, मतलब कि महिलाओं के जितने भी साधन हैं वहाँ बनाए जाते थे, ऐसे साक्ष्य में मिले हुए। हड़प्पा से प्राप्त जो बाट और मनके हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चूना पत्थर बाट बनाने के लिए नहीं। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का यूज होता था। मन के मतलब कि जो मोती नहीं रहते, तो कार्नेलियन पत्थर का यूज किया जाता था। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। चूना पत्थर से बाट कौन बनाएगा। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए बाट बनाने के लिए चर्ड पत्थर का प्रयोग किया था, ना कि चूना पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया जाता था। और सेकंड तो यही है कि मन के बनाने के लिए कार्नेलियन। इन दोनों को हमें लिख लेना है साफ तरीके से। पहला बाट बनाने के लिए चर्ड, मन के बनाने के कार्नेलियन, ठीक है। एक बच्ची को सुनाई नहीं दिया था, उसने कमेंट की थी कि आपने पय्यमपल्ली जैसे स्थान, पय्यमपल्ली एक नदी नहीं है बेटा, पय्यमपल्ली स्थान के बारे में हम बात कर रहे थे जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। ओके, डिस्कार्ड हो गया, सेव, सॉरी। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये भी खुल गया, डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं। अरे यार 9, अग्निकुंड मिले हैं, शिल्पकार थे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं और एक ध्यान की मुद्रा लगाए हुए हैं, ठीक है। जिसमें कहीं कहीं लिखा है कि योग को ज़्यादा महत्व दिया है। वहाँ के साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। अब पूरी तरह से इनका स्क्रिप्ट तो पढ़ा नहीं गया है जिससे कि हम पूरी तरह से बोल सकें कि नहीं ऐसा ही था। अनुमान के आधार पर इन्होंने ये लॉजिक लगाए हैं। तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से, ना कि हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं हम। 11th, हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से, देखो निस्क नामक एक धातु आएगी, इसमें हम कहीं कहीं देखते हैं कि निस्क और शतमान के सिक्के बनाए जाते थे। लेकिन जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक, वहाँ तक क्या रहता है, जो निस्क और शतमान रहता है उससे आभूषण बनाए जाते थे, ना कि सिक्के। तो जब हम इसकी प्राथमिक मतलब पहले पढ़ेंगे तो पहले तो मतलब उससे गहने ही बनाए जाते थे, फिर उसके बाद उसने कन्वर्ट करके सिक्कों के रूप में बनाए जाते थे, ठीक है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया गया हो कि इसी से ये सब बनेगा। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है हमारे, बी पहला और तीसरा। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। ये देखो, अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। ओके, तो इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अभी देखो इन लोग क्या बना रहे हैं, गहने और बर्तन, सिर्फ यही बना रहे हैं। और डिटेल में लिखा है, हाँ लिखा है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन सब बनाए जाते थे। मतलब कि ना केवल तांबे और कांसे से औजार बनाए जा रहे हैं, बल्कि इसी के साथ गहने
और बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा अभी तक हमें तांबे के बर्तन दिखाई देते हैं, तो वहाँ से वहीं की शुरुआत हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र। आयताकार, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आयताकार। इसमें चित्र काय के बने रहते थे, जानवरों के चित्र बने रहते थे। ठीक है, अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षित लेते थे, जैसे कि कौन कौन से पत्थर वगैरह, पत्थरों को तराशना, मटकी चमकाना, मोहरा की पच्चीकारी, मतलब उन पे क्या क्या लिखना है वो सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ओके, तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो से, इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर लिखना है। सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब ठीक है, कथन हम 13 देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। पहले ही लिखा है कि हड़प्पा के नगरों में, लेकिन इसमें क्या है, हड़प्पा के नगरों में। ये केवल ये नहीं लिखा है कि इसमें मतलब हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था और मेहरगढ़ में कपास की खेती। ये तो हमें सही है। तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। जैसे इधर लग जाता है क्योंकि, तो हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था क्योंकि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये किसी भी तरीके से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी स्टेटमेंट की आंसर निकालते हैं। ठीक है, कथन ये सही है और कारण दोनों सही है, परंतु इन दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हुए हैं, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी फेंस से बनी तकलिया सूत के संकेत देती थी। वैसे तो देखा जाना चाहिए पहला स्टेटमेंट ही गलत कर दो, क्योंकि उसमें हड़प्पा लिखा है ना कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। अब इसमें क्या पूछा है, मिट्टी के बर्तनों पर, तो बर्तन पे तो लाल रंग का यूज़ होता था, लेकिन इसमें जो चित्र बनाए जाते थे वो काले रंग से बनाए जाते थे। ये भी हमें भूलना नहीं है। ठीक है, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन करते थे और खूबसूरत लाल मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे। ठीक है, इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा काल में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फीएंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फीएंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये कथन सही है। दूसरा देख लेते हैं। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर, शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वही फीएंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो फेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जिनको हम कृत्रिम रूप से उसको तैयार करते थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम देख लेते हैं इसके डिटेल्स में। हड़प्पा काल में फेंस से मनके, चूड़ी, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर, शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण में, गोंद में मिलाकर, अब इसकी विधि तो पूछेंगे नहीं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि फेंस जो है कृत्रिम रूप से पाया जाता था। ठीक है, चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हरे होते थे, हरे समुद्री होते थे। तो क्या क्या कौन कौन से फेंस का जो कलर होता था, नीला और समुद्री हरा, नीला और समुद्री हरा, नीला और समुद्री हरा। देखते हैं, ये क्वेश्चन 16 पे हम आ गए थे और इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही जोड़ी बनाने के लिए बोली है, एक आयतित वस्तु और स्थान। ठीक है, तांबे के बारे में हमने देखा है कि स्टार्टिंग से अभी तक इसके लिए राजस्थान ही जिम्मेदार है, मतलब कि राजस्थान में वर्तमान में भी तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस हिसाब से प्राचीन काल में भी तांबा राजस्थान से ही हम इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, ओके। और जो टेन है ये हम अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, और जो सोना है, ये जो मूवी है KGS, ठीक है, KGS कहाँ है, ये कर्नाटक की खदान के बारे में ही, गोल्ड के बारे में ही बताया है। तो ये सोना कहाँ से आया हमारा, कर्नाटक से। ठीक है, और बहुमूल्य पत्थर ये है जो गुजरात से मंगाए जाते थे। तो ये तो हमने आगे से ही बना लिया है। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। इसका डिटेल भी हम देखते हैं क्या है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात और आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, किसका? तांबे का। पश्चिम एशिया देश में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, लास्ट बर्थ जो है, मतलब लास्ट बर्थ पिछले क्वेश्चन में जब आई थिंक ये यूजीसी नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है कि लास्ट बर्थ कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था। लास्ट बर्थ इसको पतली करना है। ओह, ये नहीं हो रही है। तो जो लास्ट बर्थ है वो हम अफगानिस्तान से इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमें नोट करना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सोने का आयात कहाँ से? कर्नाटक से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था? एक तो गुजरात हो गया, एक ईरान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा 17वां जो क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। इसमें भी फिर से देखो, हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। ओके। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। ठीक है, ये तो है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इसी समय की नई बात है। आई थिंक ये नवपाषाण काल की बात है। सभी हड़प्पा नगरों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से होता था प्राप्त। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि क्या इसमें कौन सा, इसमें डी जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। ठीक है, इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। तो पहला, लोग जो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, ये तो फैक्ट ही है, गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों का उगाते थे। ये पूरी फसल उगाते थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने हुए थे। वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए। अब मिट्टी के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली जो जगह है हरियाणा में, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये वाला फैक्ट भी आप ऐड कर लेना। हाँ, सिंचाई या खेती स्टार्टिंग हो गई थी नवपाषाण काल से, लेकिन जो हल का प्रयोग है वो इधर से स्टार्ट हुआ था। और बनवाली जैसे स्थानों पे हमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जिससे कि हमें मतलब हम इसका ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी और इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः डी गलत है। हम मोहनजोदाड़ो भी देखते हैं तो वहाँ सिंचाई के लिए नहर या फिर मतलब संचयन किया जाता था। लास्ट में जो एक सीन आता था वहीं से मतलब पानी खुल जाता है, आई थिंक ऐसा कुछ सीन है। तो मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा दो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंचाई जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। हाँ, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक में दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिसमें ये अवस्थित है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जब एक बुक लगाई थी ऑब्जेक्टिव, आई थिंक यूथ की थी, तो उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हड़प्पा किस नदी के किनारे, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ है स्थित है? पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे। ये दोनों तो एज इट इज़ सुमेलित हैं और दोनों के दोनों पाकिस्तान में अवस्थित हैं। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है ये हमारी? ये भी तीनों के तीनों सुमेलित हैं। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर। घग्गर कहाँ से? राजस्थान से निकलती है, मतलब होकर गुजरती है। तो कालीबंगा कहाँ है? घग्गर। और लोथल के जो साइड से, मतलब लोथल किसके किनारे बसा हुआ है? भोगबर नदी के। ठीक है, तो ये चारों के चारों तो सुमेलित है। इसका डिस्क्रिप्टर हमें पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि गुजरात, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खदिरबेट, कहीं कहीं लिखा है खादिरबेट, खादिरबेट। ठीक है, ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है इन सब के लिए, किनारे बसा था। ये साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी यहाँ की। ठीक है, हाँ, तो ये यहीं पे
गुजरात के कच्छ में ही जो जूनागढ़ है, अभी मतलब रिसेंट का ये करंट अफेयर है, वो मेरे को याद आया तो मैं बता रही हूँ। पंजाब की फिर से अपनी जो मतलब मांग है, पंजाब का कहना है कि ये इसकी विलय पत्र हमें सौंप दिया गया था, मतलब कि जूनागढ़ हमारा है। अब फिर से ये कश्मीर जैसा कर रहा है, बाकी उनके कहने से कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता नगर दो भागों में विभक्त थे। ओके, दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? धौलावीरा। पहले भी हमने जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसी में हमने इसकी चर्चा कर ली थी। तो धौलावीरा नामक स्थान ऐसा है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम भारत का सबसे, और हाँ, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता मतलब कि कहाँ कहाँ फैली हुई थी, अफगानिस्तान में भी थी, पंजाब में भी थी। बट अब यदि भारत की बात करें तो ये धौलावीरा जो है भारत का सबसे विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, ये इसको अभी यूनेस्को में भी शामिल किया गया था पिछली बार। तो ये कुछ करंट से भी आप मतलब अपडेट रहें। इसमें क्या लिखा है कि धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का तो चौथा, उपमहाद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की कुछ ऐसी भूभाग ही ऐसा है, या फिर देखो अलग तो जलवायु, मानसून, ये सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो इस कारण भारतीय को उपमहाद्वीप भी कहते हैं। और इसमें ना केवल भारत आता है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देश भी आते हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत थी? एक तो पश्चिम उत्तर में, कहाँ? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसका बोला जाए तो चौथा विशालतम, और भारत का सबसे विशालतम मतलब कि भारत की यदि बात करें, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, और ये कहाँ है? तो भारत का सबसे विशालतम कौन है? हमारा धौलावीरा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। जहाँ हड़प्पा सभ्यता अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके हर एक हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब कच्ची ईंटें की नहीं बनाई गई थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी, तभी ये आज के वर्तमान स्वरूप में मतलब एज इट इज़ हैं। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूँ। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ओके, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा हुआ पाया गया। ओके, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए गए, और यहाँ पे लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया, पत्थरों में उकेरा गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ ऐसा स्टेटमेंट हमें मिलता है पेपर में कि हड़प्पा लिपि का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों पर ऐसे अभिलेख या फिर एज अ अभिलेख टाइप में कुछ ऐसा लिखा गया है, क्योंकि सब मिले हैं लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है, इस कारण से ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? फिर आ गया, अभी हमने पढ़ा था गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात में है। यह नगर ऐसे स्थानों पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कच्चा माल कैसे मिल जाता था? क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। हम उससे जैसे मेसोपोटामिया वगैरह जैसी जगह हो गई, तो वहाँ पे क्या है, हम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो कच्चा माल क्यों नहीं मिलेगा वहाँ पे? ठीक है, यह पत्थरों, शंखों, धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे कुछ ऐसी मोहरें भी मिली हैं मेलुहा मेसोपोटामिया की, जिससे कि ये साक्ष्य मतलब हमें मिलते हैं कि हाँ होता था व्यापार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा हुआ है। माही नहीं, अभी हमने सही जोड़ी में लगाई थी, भोगबा आया था ना। सेकंड देख लेते हैं, यह एक बंदरगाह था, ये भी सही है। भंडारगृह भी थे। इसमें एक स्टेटमेंट और आया था जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और ये लोथल, इसमें बहुत बड़े बड़े भंडारगृह पाए गए थे। ये हमें अभी मतलब शायद पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, कुछ स्टार्टिंग में ही, तो इसको भी नहीं भूलना है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। ओके, मन के बनाने का काम होता था, गुड। ठीक है, स्टेटमेंट तो गलत है पहला, क्योंकि ये माही नदी बता रहा, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? भोगवा नदी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भोगवा नदी किसकी सहायक नदी? तो वो साबरमती आश्रम। ठीक,
के तट पर बना है, ना कि माही नदी के किनारे। ओके, यहाँ एक बंदरगाह था। अब देखो ये साबरमती आश्रम 1916 गांधी जी द्वारा बनाया गया, ठीक है, मेरे को ऐसे याद आया रिसेंट। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब में जहाज़ों पे माल उतारा और चढ़ाया जाता था। ओके, यहाँ एक भंडारगृह भी था, सॉरी, यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहर और मुद्रांकन मिले, जिससे कि तभी तो हम साक्ष्य जुटा पाए हैं ना कि इनका आयात और निर्यात होता था, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पे मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने का उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहर या मुद्रा मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। ओके, मोहर या धब्बा वो जो नहीं लगा देते, जैसे वो प्रभास की नई मूवी आई थी जिसमें एक धब्बा टाइप में लगा था, वही है। अब मेरे को नाम तो नहीं आ रहा याद मूवी का। ओके, सेकंड वन है कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। शासक वर्ग द्वारा ही, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि शासक वर्ग द्वारा ही ये सब मोहरबंदी कहलाता था, ये सब नहीं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। देख लेते हैं हम, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं और क्या भी है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट है कि हड़प्पा कालीन जो मोहर है, मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। वो नहीं मतलब धप्पा टाइप में लगा देते थे, यदि वो उखाड़ लेते थे इसका मतलब हमारा किसी ने सामान खोल कर देखा है, इस तरीके से हमें पता चल जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी या मुद्रांकन कहते हैं, ठीक है। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और अदरवाइज़ मिट्टी की ही तो थी, यदि कोई छेड़छाड़ करेगा भी तो पता चल जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 24, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो पहला है नदी का सूखना, दूसरा है जंगलों का विनाश, तीसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इसके अलावा भी 6 से 7 8 मतलब ऐसे कारण हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये भी पूछा जाता है कि नदियों का सूखना किस विद्वान या फिर इंसान ने बोला है खोज करके कि उसका रीज़न ये था, या फिर जंगलों का विनाश हो गया तो इसका रीज़न ये था। तो इसके लिए केवल एक ही रीज़न जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके साथ 6-7 कारण ऐसे हैं, और किसी पर्टिकुलर इंसान ने, जैसे मिशेल वगैरह ने, इन लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे भी गंगाधर शास्त्री वगैरह ऐसे कुछ नाम भी हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। हम वो भी एक PDF बना के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं, ठीक है, जिनमें जैसे नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत है, और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का चारा ज़रूरत है। मतलब एक ही जगह पर रह के इन्हें जंगल ही समाप्त कर दिया, यूज़ कर लिया उसका, तो दूसरी जगह पलायन तो होगा ही, ठीक है। जंगलों का विनाश हुआ, और फिर जलवायु परिवर्तन हुए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ। तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की वस्तुएं उजड़ गई हैं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर बस गए। हमने पहले ही कक्षा में पढ़ा था कि 2500 ईस्वी पूर्व जो बसावट है गंगा नदी के आसपास होने लगी, मतलब आर्यों का आगमन होने लगा। तो बहुत सारे रीज़न हैं, और इस तरीके से लोग अब बसने लगे थे अंदर की ओर। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद, मतलब 2500 वर्ष ईसा पूर्व, नए नगरों का विकास हुआ। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे और डिटेल भी हम पढ़ाए, इसीलिए टाइम टेकिंग तो था ही ये। ओके, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तभी तो मेरे को लगेगा कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ तो कुछ मेरे को भी मतलब प्राइज़ मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। छोड़ो, सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर देखते हैं।
सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? सब कुछ बता देती हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ये वीडियो मैं आगे से ही डाल चुकी हूँ, वेद का पूरा साइज सेशन हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं हल्का हल्का, ठीक है। तो पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। ये तो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आ जाते हैं। इनका कार्यकाल भी याद रखो, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, देन 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं। वेद संख्या में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ओके, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थना है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब हम उनकी स्तुति करते हैं। ये पॉइंट अच्छा है, ये मतलब ये भाषा अच्छी है, जिसमें हम उनकी स्तुति करते हैं, उसी को हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब इसमें जो देवता हैं उनकी स्तुति के लिए इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, यही लिखा है इसमें। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? अग्नि, इंद्र, सोम। इसके बाद वरुण भी है, वरुण है, मारुत है। ये पांचों ना सोपानी क्रम में लिखने के लिए आ जाते हैं कि पहले कौन है, पहले कौन है। तो सबसे पहले तो अग्नि है मध्यस्थ के लिए, देन इंद्र, देन सोम, देन वरुण, देन आई थिंक मारुत, ठीक है। इस तरीके से आग अग्नि के देवता होते थे और इंद्र के युद्ध के देवता होते थे, ठीक है। सोम वनस्पतियों के अधिपति थे, ओके, यहाँ हम पढ़ चुके हैं। वरुण जल के देवता थे, मारुत वायु के देवता थे, ठीक है। ये भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, तो आपको लिख लेना चाहिए आई थिंक अच्छे बच्चों की तरह। दूसरा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ये सबसे पहले ही गलत है, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, ठीक है, ये तो सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। स्रोत सूत्र भी कहा जाता है इसको, शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इनकी रचना भगवान ने की है, इनको किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं रचा गया। और मौखिक रूप से जब तक मतलब लिखित अवस्था में इंसान नहीं आ गया, तो इसको मौखिक रूप से ही स्थानांतरित करते रहे, इसको ये स्रोत सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्यों गलत कह रहे हैं हम बिना आंसर देखे? क्योंकि हमने इससे प्रीवियस जो कक्षाएं हैं, फर्स्ट सेकंड जो हमने पहली बार जो डाली थी, उसमें ही हमने जब वेद पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि गार्गी, अपाला घोषा, ठीक है, अपाला घोषा, गार्गी नहीं, गार्गी तो उत्तर वैदिक काल में, अपाला घोषा, लोक मुद्रा जैसी जो विदुषी महिलाएं हैं उनके द्वारा भी इसमें रचना की गई है, ठीक है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वसर पाठ कंठस्थ कराते थे। स्रोत सूत्र इसीलिए बोलते थे इसको, ठीक है। अधिकांश सूक्तों में रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। बस इसमें उनके नाम नहीं दिए, मुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए। सेकंड वन क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? देखो, सरस्वती हुआ है, सिंधु इनका भी हुआ है, लेकिन ये जो गंगा है और जो यमुना है इनका नहीं हुआ है। अब क्यों? अब व्यास का हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि व्यास का जब हम देखते हैं विपाशा, ठीक है, जब हम उनके दूसरे नाम पढ़ते संस्कृत में, तो हम विपाशा का नाम भी पढ़ते हैं, शतुद्री, इस टाइप के नाम पढ़ते हैं ये सरस्वती के लिए। तो उसी में गंगा यमुना का इतना उल्लेख नहीं होता, बल्कि एक एक बार बस हुआ है इनका। कहीं लिखा भी है कि इनका शायद एक एक बार बस हुआ है। तो ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ पूरी पाँचों, इन सब का तो उल्लेख हुआ है, इनके पुराने नाम भी हमने पढ़े हैं, ठीक है। का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ, एक एक बार, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सा है कि एक बार बस हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो सिंधु है, पहली तो सिंधु है, और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, ठीक है। तो ये आ गया, ओके।
तो इसमें बोला है कि भाषा कौन सी है, ये सब। तो ठीक है, संस्कृत का तो ये भारोपीय आ जाएगा। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप की भाषा, ठीक है। पूर्वोत्तर की श्रेणियों पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जब हम पढ़ेंगे तो ये बर्मा मतलब उधर अपन म्यांमार साइड आ गए, तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा। मलयालम देखेंगे तो मलयालम तो साउथ की है, तो मतलब द्रविड़ भाषा का परिवार हो जाएगा। और मध्य भारत की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा हो जाएगी। आई थिंक अपन सही बोल रहे हैं, देख लेते हैं। इसका बी आंसर है, मतलब फर्स्ट का फोर्थ। हाँ, सारे के सारे हमने सही जोड़ी सही लगाई हैं। अब इसमें डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये मैंने भी देखा था कि वहाँ की जो लैंग्वेज है और सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मातृ पितृ वहाँ के भी मतलब कुछ ऐसी, मतलब उधर भी कुछ ऐसे मैरिटी फेरिटी बोलते हैं, तो सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। उस कारण से इसे भारोपीय भाषा